हिंदी। लड़ाइयां देखने के बाद माइकल वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वियों से थोड़ा निराश था। उसने कई दिनों तक कित्सुन लॉर्ड और हारोकी के अधीनस्थों से लड़ाई लड़ी और अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए हफ्तों तक ओरिजिन एक्सपेंस में समय बिताया, इसलिए उसे यहां भी कुछ योग्य विरोधियों की उम्मीद थी। अफसोस की बात है कि बैटल एक्सचेंज में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों की युद्ध क्षमता में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, बल्कि माइकल को लगा कि कुछ टोकन धारक पहले से काफी कमजोर हो गए हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था, या उसकी ताकत उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ गई थी? या शायद पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद माइकल अन्य प्रतिभागियों की कमजोरियों को उजागर करने में और भी बेहतर हो गया था। ईगल आइज और स्पिरिट गेज को एक साथ सक्रिय करने से उसकी देखने की क्षमता पहले से कहीं अधिक और बेहतर हो गई। इससे वह अपने विरोधियों की कमजोरियों और खामियों को आसानी से पहचान लेता था। माइकल वास्तव में कई ऐसे परिदृश्यों की कल्पना कर सकता था जिनमें वह टोकन धारकों से आधिकारिक लड़ाइयों में लड़ता, और वह उन काल्पनिक लड़ाइयों के परिणामों पर चिंता जताए बिना नहीं रह सका। अगर कुछ हफ्ते पहले की बात होती तो माइकल टोकन धारकों में से कुछ से हार जाता। सटीक कहें तो दूसरे वर्ष के अधिकांश छात्र उसे लगभग हरा देते। उनकी युद्ध क्षमता या तो एलीट या सुपीरियर श्रेणी की थी और उनमें से अधिकतर तीसरे स्तर पर थे। लेकिन अब जब उसे स्पिरिट गेज मिल गया, जो ईगल आइज से जुड़ा था, और ग्लेसिकल को 5 स्टार सोलर ट्रेट में अपग्रेड कर दिया गया, तो स्थिति बदल गई। और इसमें वे बदलाव भी शामिल नहीं थे जो उसने अपने वॉरून को दूसरे स्तर के मध्य रैंक तक परिष्कृत करने से हासिल किए, साथ ही नए अनुभव और युद्ध शैलियां भी सीखीं। अंत में अमर नाइट से प्राप्त गहन प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण था। हालांकि आधिकारिक लड़ाइयां थोड़ी निराशाजनक रहीं, माइकल अपनी ताकत से काफी संतुष्ट था। कित्सुन लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई काफी भयंकर थी, और 1500 कॉम्बैट समन्स के नुकसान से वह अभी भी नाराज था, लेकिन उससे प्राप्त शक्ति में वृद्धि स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय थी। इसलिए माइकल ने अन्य टोकन धारकों पर शोध करने और उन वंशजों के बारे में अधिक जानने का फैसला किया जिन्होंने अभी तक टोकन धारकों को चुनौती देने की जहमत नहीं उठाई थी। वह कुछ अन्य टोकन धारकों को चुनौती दे सकता था, लेकिन माइकल कम रेटिंग वाला फ्लैग वॉर टोकन प्राप्त नहीं करना चाहता था। माइकल की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसे अच्छी रैंक वाला टोकन मिले। अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए उसे दूसरों की तुलना में कहीं अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। इसलिए अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उच्च रैंक हासिल करनी थी। सब कुछ रिसर्च करने में काफी समय लग गया, लेकिन माइकल को कोई जल्दी नहीं थी। बैटल एक्सचेंज खत्म होने में लगभग 2 हफ्ते बचे थे। अगर वह बैटल एक्सचेंज खत्म होने तक ओरिजिन एक्सपेंस में जाता तो उसके पास और भी ताकतवर बनने और अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए लगभग 1 महीने का समय होता। लेकिन माइकल में इतना सब्र भी नहीं था कि वह दूसरे टोकन होल्डर्स को चुनौती देने से पहले बैटल एक्सचेंज के खत्म होने तक इंतजार करे। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। माइकल एक बार फिर कोलोसियम में उन टोकन धारकों के कुछ आधिकारिक मैच देख रहा था जिन पर उसने शोध किया था। उनकी लड़ाइयां कुछ हद तक रोचक थीं, लेकिन उस दिन उसे जो संदेश मिले वे कुछ अधिक महत्वपूर्ण थे। एलिस जेनोविया, तीव्र सौंदर्य होली सन गिल्ड के एक वैद्य ने आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया। वैद्य पहले से ही सैफायलेक मिलिट्री अकादमी के पास स्थित एक सैन्य अड्डे पर तैनात थे। ये फ्रेडरिक के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, क्योंकि वैद्य तुरंत सैफायलेक मिलिट्री अकादमी पहुंचे और उनके घावों का इलाज शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर उन पर एक मामूली अभिशाप का साया था, जिसका अगर अगले कुछ दिनों में इलाज न किया जाता तो उनकी मृत्यु हो जाती। यह अच्छी बात थी कि वैद्य की आत्मा की विशेषता मामूली अभिशापों को ठीक कर सकती थी। अभिशाप दूर हो गया और फ्रेडरिक जाग गए। बस एक ही कमी है। एलिस जेनोविया, तेजतर्रार सुंदरता। वैद्य ने मामूली श्राप ठीक करने के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग की। जाहिर है वह महीने में केवल एक बार ही मामूली श्राप ठीक कर सकती है। इसके अलावा फ्रेडरिक की हालत चिकित्सा रिपोर्ट में बताई गई स्थिति से भी बदतर लग रही है। उसने कहा कि फ्रेडरिक की हालत में सुधार सुनिश्चित करने और उसे पहले जैसी पूर्ण शक्ति प्राप्त कराने के लिए उसे 1 महीने तक उसके साथ रहना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो वह 50 मिथिक समनिंग स्क्रॉल या इसके बराबर मूल्य की कोई वस्तु चाहती है। माइकल को फ्रेडरिक की हालत इतनी खराब होने की उम्मीद नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि फ्रेडरिक कोमा में है और उसे कई चोटें आई हैं। माइकल फैंक, भुगतान कोई समस्या नहीं है। क्या आप कृपया वैद्य को बता सकते हैं कि वह फ्रेडरिक की हालत पर ध्यान दे और उन्हें मिथिक समनिंग स्क्रॉल्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे जो कीमत चुकानी पड़ी वह काफी महंगी थी, यहां तक कि माइकल जैसे व्यक्ति के लिए भी।
50 मिथिक स्क्रॉल बनाने के लिए 500,000 समनिंग स्क्रॉल फ्रैगमेंट जुटाना इतना आसान नहीं था। उसे इस बात से राहत मिली कि उसके पास एक खास फायदा था। उसने क्राफ्ट विटन के साथ अपनी चैट शुरू की क्योंकि उसे ठीक से पता नहीं था कि बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन का वह बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ है, और उसे एक संदेश लिखा। माइकल फैंग, नमस्कार श्री विटन। मैंने बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन के डायमंड सदस्यों को दी गई विशेष सुविधाओं में एक विशेष शर्त देखी। क्या यह सच है कि मैं पिछले कुछ महीनों से जमा हुए समनिंग स्क्रॉल्स का उपयोग करके 1 महीने के लिए अपनी मासिक खरीद सीमा बढ़ा सकता हूं? साधारण समनिंग स्क्रॉल्स की खरीद सीमा उन लोगों के लिए काफी निराशाजनक थी जो इन्हें बड़ी मात्रा में खरीदना चाहते थे। लेकिन चूंकि समाज पूंजीपतियों द्वारा शासित था, इसलिए कुछ लोगों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होना स्वाभाविक था। यदि ये विशेषाधिकार न होते, तो वास्तव में प्रभावशाली परिवारों के वंशजों का दूसरों से इतना अधिक शक्तिशाली होना असंभव होता। अंततः माइकल भी इस विशेष सुविधा का लाभ उठा सका। उसने साधारण समनिंग स्क्रॉल्स की खरीद सीमा का कभी उपयोग नहीं किया था, इसलिए वह अपनी इस सुविधा का उपयोग करके अप्रयुक्त स्क्रॉल्स की खरीद कर मौजूदा महीने में बकाया राशि जोड़ सकता था। इस प्रकार वह पिछले कुछ महीनों में खरीदे जा सकने वाले समनिंग स्क्रॉल्स की संख्या से अपनी खरीद सीमा को पार कर सकता था। ये सुविधा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन के डायमंड मेंबर होना। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। माइकल को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। क्राफ्ट विटन ने उन्हें जवाब भेज दिया। क्राफ्ट विटन, क्या आप बैटल एक्सचेंज के लिए अपनी सोल पावर बढ़ाना चाहते हैं? यदि आपके पास समन्स को जीवित रखने और अपने क्षेत्र में उनकी अच्छी देखभाल करने की क्षमता नहीं है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि एक साथ बहुत सारे समनिंग स्क्रॉल न खरीदें। बेशक आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सलाह मानेंगे। यदि आप पिछले कुछ महीनों में इस्तेमाल न किए गए समनिंग स्क्रॉल्स का बैकलॉग खरीदना चाहते हैं, तो आप कुल 650 साधारण समनिंग स्क्रॉल्स $3,500 प्रति स्क्रॉल की दर से खरीद सकते हैं। ये वर्तमान बाजार मूल्य है। डायमंड स्तर की छूट साधारण समनिंग स्क्रॉल्स पर भी लागू होती है। आपको थोक खरीद पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, जैसा कि आमतौर पर समनिंग स्क्रॉल्स की थोक खरीद पर होता है। इसलिए प्रत्येक समनिंग स्क्रॉल की कीमत $2,800 होगी, या कुल $1,917,020,000। कीमत देखकर माइकल थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसे ऐसी किसी चीज की उम्मीद न हो। लगभग 680,000 साधारण समनिंग स्क्रॉल के लिए लगभग $2 अरब। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ वंशज इतने शक्तिशाली हैं। आम लोग इतने स्क्रॉल कभी नहीं खरीद पाएंगे। उनके पास इतना पैसा होगा ही नहीं। खैर, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है। माइकल बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन से स्क्रॉल खरीदना नहीं चाहता था और कुछ हफ्तों तक इंतजार करना चाहता था जब तक कि उसके अधीनस्थ पर्याप्त राक्षसों का शिकार करके समनिंग स्क्रॉल और समनिंग स्क्रॉल के टुकड़े न निकाल ले। दुर्भाग्य से एलिस ने उसे अभी अभी एक संदेश भेजा, एक ऐसा संदेश जिसने माइकल को उसकी सामर्थ्य से कहीं अधिक पैसा खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया। एलिस जेनोविया, भयंकर सुंदरता, लगता है कि 20 मिथिक स्क्रॉल जमा किए बिना वैद्य इलाज जारी नहीं रखेगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए गारंटी दे सकती हूँ, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। ऐसा कम ही होता है, पर होता है क्योंकि हर कोई बड़े परिवारों पर भरोसा नहीं करता। ये पहली बार नहीं है कि श्रेष्ठ परिवारों के वंशजों ने गिल्ड और उनके सदस्यों से मुफ्त में लाभ उठाने के लिए अपने परिवार के प्रभाव और अधिकार का फायदा उठाया है। इसलिए आपको अगले कुछ दिनों में सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी को 20 मिथिक समनिंग स्क्रॉल भेजने होंगे, अन्यथा फ्रेडरिक का इलाज जारी नहीं रहेगा। एलिस खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अंदर से हताश थी। वह माइकल की मदद तक नहीं कर पा रही थी। उसकी सारी शक्ति और प्रभाव बेकार हो गया था। वह अपने इकलौते छात्र को उसके दोस्त के इलाज का खर्च उठाने में भी मदद नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसका परिवार इस बात को देख लेगा और उससे सवाल करेगा। वे उसके असामान्य व्यवहार को समझेंगे, माइकल पर ध्यान देंगे और उस पर ज्यादा गौर करेंगे, ऐसा ध्यान जो वह अभी माइकल को नहीं देना चाहती थी। माइकल अभी बड़े परिवारों की राजनीति में इतना गहराई से उतरने के लिए तैयार नहीं था। संभव हो तो एलिस चाहती थी कि वह इससे हमेशा के लिए दूर रहे। दुर्भाग्य से वह जानती थी कि पेड्रा और लाविता परिवार के मुखियाओं ने माइकल पर नजर रख ली थी। झंडा युद्ध समाप्त होने के बाद माइकल को उच्च समाज के नरक में धकेल दिया जाना तय था। यह दुख की बात थी, लेकिन इससे एलिस को माइकल को कम से कम थोड़ा तैयार करने का समय मिल गया।
वह इस समय को बर्बाद नहीं कर सकती थी, भले ही इसका मतलब ये हो कि माइकल को फ्रेडरिक के इलाज का खर्च उठाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़े। माइकल फैंग, कोई चिंता नहीं, मैं ठीक हूँ। माइकल को भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद थी। ये निराशाजनक था, लेकिन यह अच्छी बात भी थी कि क्राफ्ट विटन और बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन के साथ उनके संबंध काफी मजबूत थे। इसलिए उन्होंने बिना समय बर्बाद किए क्राफ्ट विटन को जवाब भेज दिया। माइकल फैंग, मैं सब कुछ खरीद लूंगा, लेकिन क्या हम कृषि परियोजना में अपने हिस्से से हुए मुनाफे में से बिल की कटौती कर सकते हैं? अब तक कुछ मुनाफा तो होना ही चाहिए था, तो अगर संभव हो तो क्या हम $1,917,020,000 की राशि मुनाफे में से घटा सकते हैं? उसे इतनी बड़ी मदद मांगने पर थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसे लगा कि यह जरूरी है। सबसे बुरी स्थिति में वह कृषि प्रकार के और अधिक ब्लूप्रिंट इकट्ठा करके उन्हें वहीं बेच सकता था। दरअसल माइकल शुरू से यही करना चाहता था, लेकिन कृषि प्रकार के ब्लूप्रिंट बेचकर जो पैसा कमाया जाता उसे वह अपने क्षेत्र में निवेश करना चाहता था, न कि फ्रेडरिक पर। इसीलिए माइकल को उम्मीद थी कि क्राफ्ट विटन उसे कृषि परियोजना से होने वाले मुनाफे के अपने हिस्से का उपयोग साधारण सबमरीन स्क्रॉल खरीदने के लिए करने की अनुमति देगा। क्राफ्ट विटन, आपको कैसे पता चला? मैं आपको ये कहकर चौंकाना चाहता था कि आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कृषि परियोजना का पहला लाभ जल्द ही वितरित किया जाने वाला है। आप सचमुच एक चालाक लोमड़ी हैं। माइकल को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। ये क्राफ्ट विटन के गंभीर स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं थी, बल्कि माइकल संदेश की विषय वस्तु से खुश था। माइकल फैंग, क्या इसका मतलब यह है कि मुनाफे में मेरा हिस्सा लगभग $2 अरब है, या इससे भी अधिक? माइकल को इतनी जल्दी पहले मुनाफे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब जब उसने इस बारे में सोचा तो माइकल को लगा कि यह समझ में आता है। काफी समय से वह बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन को कृषि संबंधी ब्लूप्रिंट बेच रहा था, और इससे पहले ही उन्होंने कृषि परियोजना पर काम शुरू कर दिया था। माइकल द्वारा पर्याप्त ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराए जाने के कारण अब उनकी प्रगति और भी तेज हो गई थी, लेकिन यह स्वाभाविक था कि बंजर भूमि में रहने वाले पहले मानव लॉर्ड्स ने अपनी भूमि का विकास और खेती करना शुरू कर दिया, खेत बनाए और बंजर भूमि को उपजाऊ मिट्टी वाले हरे भरे मैदानों में बदलने के लिए सभी आवश्यक उपकरण स्थापित किए, ताकि विशेष गेहूं और अन्य पौधे उगाए जा सकें। माइकल द्वारा अपने ब्लूप्रिंट बेचने के बाद ओरिजिन एक्सपेंस में कई महीने बीत चुके थे, इसलिए पहली फसल अवश्य ही पूरी हो चुकी होगी, जिससे माइकल की कल्पना से कहीं अधिक धन का उत्पादन हुआ होगा। अगर उसका पहला मुनाफा ही $1.9 अरब की खरीद से कहीं ज्यादा था, तो बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन द्वारा पूरी बंजर भूमि पर कब्जा कर लेने के बाद वह कितना कमाएगा? माइकल अगले कुछ महीनों में होने वाली अपनी दौलत की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था, और उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस अनुबंध से उसे कितना फायदा हुआ है। लेकिन जैसे ही माइकल को इस बात का एहसास हुआ, उसकी उत्तेजना के साथ साथ भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई। कार्यकारी निदेशक मुझे मुनाफे का 18% हिस्सा देने के लिए क्यों तैयार थी? क्या उन्हें इस बात की भली भांति जानकारी नहीं थी कि वे इतना अधिक मुनाफा कमाने वाले हैं? या फिर उन्हें डर था कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा? शायद उन्हें लगा होगा कि मैं ओलंपस में चला जाऊंगा और मेरी मदद से ओलंपस उनसे कहीं अधिक तेजी से विकास कर पाएगा। उन्हें बंजर भूमि पर अपना एकाधिकार खोने का डर था। वास्तव में उन्हें अभी भी इस बात का संदेह होगा कि वे अपना एकाधिकार बनाए रख पाएंगे या नहीं। माइकल फैंग, चलो कहीं मिलते हैं। मेरे पास बेचने के लिए ब्लूप्रिंट का एक बड़ा भंडार भी है। अगर जरूरत पड़ी तो निदेशकों को कुछ समय के लिए शांत और खुश रखने के लिए पर्याप्त दुर्लभ कृषि प्रकार के ब्लूप्रिंट होने चाहिए। माइकल राजनीति और उससे जुड़ी चीजों में बिल्कुल भी माहिर नहीं था। हालांकि वह जानता था कि मनुष्य स्वभाव से ही लालची होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह खुद था। माइकल बेहद लालची था। वह ज्यादातर समय अपने लालच को दबाने की कोशिश करता था, लेकिन उसे अक्सर यह एहसास होता था कि उसका लालच बढ़ता ही जा रहा है। ये लालच तब से बढ़ने लगा जब से वह लॉर्ड बना, जब से उसने सत्ता की लत, धन की आवश्यकता और प्रभाव के महत्व का स्वाद चखा। इन सब ने मिलकर उसके लालच को और भी बढ़ा दिया। अगर उसके आसपास के लोग न होते तो ये लालच उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेता। टियारा, लिलिका, मीका और अन्य वनकल्पित बोनो, कालेब, लिंकन और यहाँ तक कि ज़ीक के आसपास होने से उसे कुछ हद तक शांति मिली। उनके आसपास रहने से ही उसे यह समझ आ गया था कि हर कोई लालची नहीं होता और उसे स्वार्थी बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके आसपास महत्वपूर्ण लोग थे जिनकी वह रक्षा करना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि माइकल अपने भाई को दुखी नहीं करना चाहता था।
डैनी हमेशा उससे कहता था कि लालची होना असामान्य नहीं है, लेकिन अत्यधिक लालच से उसे दुख और असंतोष ही मिलेगा। दूसरी ओर उदारता और दयालुता दिखाने से खुशी मिलती है। दूसरों को खुश करना और उनकी संतुष्टि और आनंद का कारण बनना ही सच्ची खुशी है। माइकल को धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ। अपने अधीनस्थों को खुश देखना अच्छा लगता था। बिलरॉक्स रानी और उसके झुंड को मुक्त करने से उसे बहुत अच्छा लगा जब वे अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए इधर उधर घूम रहे थे। इसलिए माइकल ने खुद से वादा किया कि वह कभी लालची नहीं बनेगा। अपने वॉर रूम में और अधिक सोलर ट्रेड्स जोड़कर और खुद पर सोलर स्टार फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल करके ताकतवर बनना अच्छा था। हालांकि वह ये भी जानता था कि वह अकेले अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पाएगा। आखिर वह हर जगह तो नहीं हो सकता। जैसे जैसे उसका क्षेत्र बढ़ता जाएगा, माइकल को अपने साथ और अधिक भरोसेमंद और शक्तिशाली लोगों की जरूरत होगी। इसलिए माइकल अपने पास मौजूद सोलर ट्रेड सिंबल्स और सोलर स्टार फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल करके ऐसा करना चाहता था। ये महंगा होगा और माइकल को यकीन था कि वह अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दूसरों में निवेश करने में अक्सर हिचकिचाएगा, लेकिन अगर उसके निवेश के परिणाम स्वरूप धन और खुशी मिलती है तो वह किस तरह का राक्षस होगा यदि वह अपने लोगों के सपनों और कड़ी मेहनत में निवेश नहीं करता है। क्राफ्ट विटन, मैं इस समय पुस्तकालय में हूँ। अगर आप चाहें तो हम वहीं मिल सकते हैं। अगर आप समनिंग स्क्रॉल्स का सीधा आदान प्रदान करना चाहते हैं तो मुझे समनिंग स्क्रॉल्स लेने के लिए कुछ समय के लिए ओरिजिन एक्सपेंस वापस जाना होगा। हम आपके कमरे में भी मिल सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कि किसी को आपकी सामूहिक खरीदारी के बारे में पता चले, जिसके लिए मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे। अगर आपको और कुछ नहीं खरीदना है तो मैं शेष 634, 456, $540 आपके डायमंड सदस्यता कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। माइकल एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कृषि परियोजना से होने वाले मुनाफे के बारे में कभी पूछा ही नहीं था। माइकल को अभी पता चला। एक पल के लिए युवा लॉर्ड को थोड़ी मूर्खता का एहसास हुआ, हालांकि यह उसके जीवन में पहली बार नहीं था और निश्चित रूप से यह आखिरी बार भी नहीं था। $2.5 अरब, बाप रे, और मेरे पास जो बचे हुए ब्लूप्रिंट हैं वे भी अभी तक बिके नहीं हैं। ये तो पागलपन है। संदेश लिखना शुरू करने से पहले उसने 1-2 मिनट तक क्राफ्ट विटन के साथ अपनी चैट को खाली निगाहों से घूरते हुए बिताए। माइकल फैंग, मैं डिजाइन वापस लाने के लिए ओरिजिन एक्सपेंस लौटूंगा। चलो मेरे कमरे में मिलते हैं। जहां तक पैसों की बात है, फिलहाल उन्हें मेरे बैंक खाते में डाल दो। मुझे बहुत सी चीजें खरीदनी हैं। कृषि प्रकार के ब्लूप्रिंट बेचकर कमाए गए पैसों के अलावा बची हुई आय सब कुछ कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए खरीदारी शुरू करने से पहले मुझे कुछ देर शॉपिंग कैटलॉग देखना होगा। इसके बाद माइकल ने कोलोसियम के बीचों बीच रूनिक गेट प्रकट किया। वह गायब हो गया और ओरिजिन एक्सपेंस में प्रकट हुआ, जहां से वह गोदामों की ओर भागा और उन सभी ब्लूप्रिंट की प्रतियां इकट्ठा करने लगा जिनकी उसे अब जरूरत नहीं थी। चाहे वे कृषि से संबंधित डिजाइन हो या किसी और चीज के ब्लूप्रिंट, माइकल को अब उनकी कोई जरूरत नहीं थी। वे सभी प्रतियां थीं। उनके लिए उनका एकमात्र उपयोग उन्हें बेचना था। जब उसके वॉर रूम के भंडार में ब्लूप्रिंट भर गए तो माइकल एक बार फिर कोलोसियम में प्रकट हुआ। चारों ओर से उसे अजीब निगाहों से देखा जा रहा था, लेकिन माइकल ने उन्हें अनदेखा कर दिया। वह कोलोसियम से बाहर निकल गया, मारिया सेराफ की ओर हल्का सा सिर हिलाते हुए, जिसने भी उसके रूनिक गेट की ओर देखा। कुछ परेशान करने वाले कीड़े मकोड़ों की एक छोटी सी भीड़ ने उसे एक बार फिर घेर लिया। ये तो बहुत थकाने वाला होगा, माइकल ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि किसी को सुनाई न दे। हालांकि मारिया ने उसके होठों को बहुत हल्का सा हिलते हुए देखा था। ये तो थका देने वाला होगा। क्या उसने यही कहा? कितना अजीब आदमी है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। माइकल ने सिर हिलाकर उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान लिए हुए जल्दबाजी में कोलोसियम से निकल गया। क्या उसे लगता है कि वो छुट्टी पर है? मैंने इस बेवकूफ के बारे में थोड़ी छानबीन की और पता चला कि उसने कभी किसी को चुनौती नहीं दी। वो बस ग्रुप बैटल में हिस्सा लेता था। उसने कालेब जेनोविया, 2 बरसेरकर्स और 1 वॉरलॉक सेंटोर के साथ टीम बनाए और टॉप 100 में जगह बनाई। माइकल फैन को छोड़कर ग्रुप के सभी लोग टोकन होल्डर बन गए। बरसेरकर्स काफी परेशान करने वाले हैं क्योंकि वे हर दिन दूसरे टोकन होल्डर्स को चुनौती देते रहते हैं। लेकिन माइकल फैंग तो गायब ही हो गया। अब जब वो वापस आया है तो लगता है वो बस मौज मस्ती कर रहा है और टोकन होल्डर्स के ऑफिशियल मैच देख रहा है, जैसे कोई बच्चा अपना पसंदीदा टीवी शो देखता है, एक वंशज ने काफी गुस्से से कहा।
उसे आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो बैटल एक्सचेंज जैसे खास इवेंट्स की अहमियत नहीं समझते थे। क्या वे निकम्मे और नीच किसान बनकर संतुष्ट थे? क्या उनके कोई बड़े सपने नहीं थे? क्या बेहतर परिवार में जन्म लेने और बेहतर गुणों के कारण अपनी नियति को स्वीकार करना और दूसरों को उन्हें कुचलने देना उचित था? वंशज ने अपना सिर हिलाया। वह भी सौभाग्यशाली था कि उसका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ और उसे महान गुण प्राप्त हुए, लेकिन वह उन लोगों का सम्मान करता था जो भाग्य से लड़ने और अपने लिए नए रास्ते बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देने को तैयार थे। दुर्भाग्य से माइकल फैंग ऐसा व्यक्ति नहीं लगता था। कम से कम ऐसा नहीं लगता था कि वह अपने भाग्य से लड़ने को तैयार है। मारिया सेराफ को उस वंशज के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह उसका न्याय नहीं कर सकती थी। फिर भी उसने ध्यान से सुना। माइकल फैंग, क्या यही उसका नाम है? उसके बारे में कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या वह सचमुच आलसी है? जब वंशज उसके बारे में बड़बड़ाता रहा, माइकल फैंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह पहले ही अपने कमरे में लौट चुका था। कुछ ही देर में क्राफ्ट विटन ने दरवाजा खटखटाया। माइकल ने उसे अंदर आने दिया और फिर अपने वॉर रूम के भंडारण स्थान से 20,000 से अधिक डिजाइन निकाले। इनमें से सभी कृषि संबंधी योजनाएं नहीं हैं, लेकिन उनमें से आधे या उससे अधिक हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इससे निदेशकों को कृषि परियोजना के मुनाफे में मुझे इतना बड़ा हिस्सा देने पर पछतावा नहीं होना चाहिए। क्राफ्ट विटन के चेहरे के भाव को देखकर माइकल ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया। हेलेन एस्कलन से शिकायत करने से पहले निदेशक निश्चित रूप से 2 बार सोचेंगे। ऐसा लगता है कि आपको इतना बड़ा लाभ हिस्सा देकर उन्होंने बहुत अच्छा सौदा किया है। माउंट ओलंपस या किसी अन्य बड़े परिवार के हाथों में चले जाना बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता, क्राफ्ट विटन ने पूरी ईमानदारी से खुलासा किया। आखिरकार ये सब लेन देन का रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस सौदे से कुछ पाने की उम्मीद नहीं है, माइकल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। वह जानता था कि क्राफ्ट विटन ने उसकी तारीफ की थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या करे। उसे बस पैसों की जरूरत थी और बार्थोलोम्यू फर्म और कृषि परियोजना उसके लिए सुनहरा अवसर साबित हो रहे थे। माइकल के लिए एक और महत्वपूर्ण बात बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन से प्राप्त प्रभाव और संपर्क थे। हेलेन एस्कलन और क्राफ्ट विटन दोनों ही बहुत मददगार साबित हुए। क्राफ्ट विटन विशेष रूप से संसाधन संपन्न थे और जरूरत पड़ने पर तुरंत उनकी हर चीज उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहते थे। माइकल जानता था कि क्राफ्ट विटन में हेलेन एस्कलन से भी ऊंचा कोई अधिकारी जरूर होगा, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि क्राफ्ट विटन आखिर कौन था। एलिस जेनोविया ने भी उसे क्राफ्ट विटन के बारे में कभी नहीं बताया, हालांकि वह उसे अच्छी तरह जानती थी। ये जितना दिलचस्प था उतना ही परेशान करने वाला भी था। कभी कभी मुझे सचमुच हैरानी होती है कि तुम कौन हो। ये सुनने में शायद असभ्य लगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी साधारण परिवार से हो जिसका कोई बड़ा नाम नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग अचानक कहीं से प्रकट हुए हैं और उनमें से अधिकतर या तो बड़े परिवारों में शादी करके चले गए या फिर खैर वे गायब हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। आखिरी वाक्य सुनकर माइकल को जैसे कोई चुभन महसूस हुई। उसे कुछ याद आया और उसने अपना सिर झुकाया। चूंकि हम पहले से ही इस विषय पर बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे युद्ध महारानी की फाइलों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं? युद्ध की महारानी? आपको ऐसा क्यों लगेगा? हेस्टा फैंग? फैंग? माइकल फैंग? क्या वह आपकी बहन है? माइकल के उससे मिलने के बाद पहली बार क्राफ्ट विटन अवाक रह गया। वह माइकल को खाली निगाहों से देखता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मुझे लगता है कि वह है यथी को अपने परिवार के बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं था। यह उन विषयों में से एक था जिससे उसके दिल में एक टीस उठती थी। अपने परिवार के बारे में सोचते ही उसका मूड खराब हो जाता था। डैनी की मौत के बाद तो ये स्थिति और भी बदतर हो गई थी। फिर भी माइकल और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। चूंकि बार्थोलोम्यू नेटवर्क के पास उसकी बहन के बारे में कुछ जानकारी थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न इसके बारे में पूछा जाए और अपनी बहन के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश की जाए, और शायद ऐसे सुराग भी मिल जाए जो उसके लापता होने के रहस्य को सुलझा सकें। लेकिन क्राफ्ट विटन को माइकल के वंश के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ, बल्कि गहरा सदमा लगा। बूढ़े व्यक्ति को होश में आने में कुछ समय लगा और वह काफी देर तक माइकल को घूरता रहा। सच कहूं तो अगर वो तुम्हारी बहन है तो सब कुछ थोड़ा और समझ में आता है। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था, उसने धीरे से कहा। लेकिन मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। मैं आपके पढ़ने के लिए फाइलों को अनलॉक करने का विशेष अनुरोध भेज सकता हूं, लेकिन अगर मुझे सही याद है तो फाइलें उतनी दिलचस्प नहीं हैं। बल्कि फाइलें आपकी बहन की बचपन से ही प्राप्त अपार शक्ति को दर्शाती हैं।
उसका परिवार अज्ञात था, फिर भी युद्ध महारानी जैसी शक्तिशाली शख्सियत अचानक प्रकट हुई। सर्वोच्च परिवार, महान कुल और उच्च कुलीन वर्ग इससे भयभीत थे क्योंकि उनके वंशज बिना अधिक धन, उन्नत तकनीकों या प्रभाव वाले व्यक्ति द्वारा आसानी से पराजित हो जाते थे। युद्ध महारानी के पास केवल असाधारण शक्ति थी और वह जानती थी कि इसका उपयोग कैसे करना है। सर्वोच्च परिवार, महान कुल और उच्च कुलीन वर्ग बार बार पराजित हुए। उनके वंशजों ने अपने समकक्षों की गलतियों से सबक नहीं लिया और उन्होंने युद्ध महारानी को चुनौती देना शुरू कर दिया ताकि वे सबको ये दिखा सके कि वे उनसे श्रेष्ठ हैं और उन सभी से भी श्रेष्ठ हैं जिन्हें उन्होंने आसानी से पराजित कर दिया था। दुर्भाग्यवश वे असफल रहे और उन्होंने उच्च समाज की तथाकथित सर्वशक्तिमान नींव में पहली दरार पैदा कर दी। एक साधारण व्यक्ति, जिसे कुछ उच्च कुलीन आम आदमी कहते हैं, ने उन लोगों को पराजित कर दिया जिन्हें सबसे शक्तिशाली होना चाहिए था, जिन्हें मानवता का सहारा बनना चाहिए था, उनके भावी शासक। इसलिए जब युद्ध महारानी गायब हुई तो उच्च समाज ने अभिलेखों से उनका हर उल्लेख मिटा दिया, सिवाय उन 3 फाइलों के जो हमारे पास हैं। आप जानते हैं, बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन के संस्थापक बिल्कुल युद्ध महारानी की तरह थे। हालांकि युद्ध कौशल में शक्तिशाली होने के बजाय उनकी शक्ति कहीं और थी। उनमें एक व्यवसाय की बुद्धि और समझ थी, यहां तक कि उनका सोलट्रेड भी व्यापार से जुड़ा था। इसलिए उन्हें युद्ध महारानी जैसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह इस बात से प्रभावित थे कि महारानी अपने दुश्मनों से कैसे निपटती थी और यहां तक कि उनसे ईर्ष्या भी करते थे। यही कारण है कि उनकी फाइलें अभी भी मौजूद हैं, मुख्य रूप से संस्थापक के लिए, ताकि अगर उन्हें कभी लगे कि कोई अन्य संगठन या उच्च समाज का कोई सदस्य उनका या उनके लोगों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो वह उन्हें पढ़ सके। क्राफ्ट विटन ने सहजता से समझाया, जैसे कि यह सब कुछ ही दिन पहले या शायद 1 सप्ताह पहले हुआ हो। अपनी बहन के बारे में सुने हुए उसे काफी समय हो गया था, इसलिए माइकल ने ध्यान से सुना। उसने भविष्य में ध्यान रखने योग्य कुछ बातों को मन में बिठा लिया, जिनमें यह भी शामिल था कि जब तक वह उच्च समाज की नजरों में नहीं आना चाहता, तब तक उसे बहुत सारे वंशजों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। माइकल को याद आया कि एलिस ने कुछ समय पहले उच्च समाज का जिक्र किया था। जाहिर तौर पर यह सर्वोच्च परिवारों, महान कुलों, उच्च कुलीनों और अत्यंत प्रभावशाली संगठनों के सभी उच्च अधिकारियों का समुदाय था। जब वंशज एक निश्चित स्तर की शक्ति, प्रभाव या धन प्राप्त कर लेते थे तो उनकी परीक्षा ली जाती थी और परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें उच्च समाज में आमंत्रित किया जाता था। माइकल को राजनीति में कभी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और यही वजह थी कि उसे उच्च समाज की भी कोई परवाह नहीं थी। वह उनसे बस इतना चाहता था कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए और उसके रहस्य के बारे में कभी पूछताछ न की जाए। आखिरकार एक बार पता चलने पर वह एक गुमनाम प्रयोग का विषय बन जाएगा। उच्च समाज के कुछ सदस्यों को यकीन था कि युद्ध महारानी के पूर्वज एक गुप्त शक्ति के धनी रहे होंगे, जिन्होंने सोलट्रेट अवेकनिंग समारोह के दौरान अपने वंशजों को सौभाग्य प्रदान करने के लिए अपनी सारी उपलब्धियों का इस्तेमाल कर लिया था। दरअसल बहुत से लोग यही सोचते थे। क्राफ्ट विटन ने बोलना जारी रखा, तभी उन्होंने देखा कि माइकल के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए हैं। आप जानते हैं कि उपलब्धियां कैसे काम करती हैं, है ना? माइकल बूढ़े आदमी की कहानी में मग्न था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक उससे कोई सवाल पूछेगा। उसने अपने विचारों को समेटा और सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ बातें तो पता है, लेकिन उपलब्धियों के बारे में सब कुछ नहीं पता क्योंकि मैं अभी प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मुझे लगता है कि उपलब्धियों की बुनियादी बातों पर व्याख्यान केवल चौथे वर्ष के छात्रों को ही पढ़ाया जाता है। असल में उच्च समाज उपलब्धियों से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाता है ताकि आम लोग कभी भी उनके स्तर तक न पहुंच सके। अरे हाँ, तुम तो अभी नए छात्र हो, मैं भूल ही गया था। तुम तो नए छात्र जैसे व्यवहार भी नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ। खैर चलो इसे भूल जाते हैं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्राफ्ट विटन ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। चूंकि तुम्हें उपलब्धियों के बारे में सब कुछ नहीं पता, तो मैं तुम्हें उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आखिर उपलब्धियां काफी दिलचस्प होती हैं। माइकल ने उत्सुकता से सिर हिलाया और आगे बोला, सरल शब्दों में कहें तो हर चीज एक उपलब्धि है। उच्च श्रेणी या रैंक के किसी राक्षस को वश में करना, निश्चित समय में निश्चित संख्या में राक्षसों को मारना, अपने से अधिक शक्तिशाली जागृत प्राणी को हराना। सचमुच इच्छा शक्ति की दृष्टि से हर चीज को उपलब्धि माना जा सकता है। हालांकि सभी प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनके मूल्य में अंतर है। वश में करने से संबंधित उपलब्धियों को आमतौर पर सबसे कम महत्व दिया जाता है क्योंकि इच्छा शक्ति इन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत कम उपलब्धि अंक प्रदान करती है।
बेशक कुछ अपवाद भी हैं, जैसे समान रैंक और श्रेणी के पौराणिक प्राणियों का शिकार करना और समान कठिनाई स्तर की उपलब्धियां। यह उपाधि और रैंकिंग से संबंधित उपलब्धियों के समान है। रैंकिंग में यह शामिल होता है कि आपका युद्ध चिन्ह कितना परिष्कृत है और आपका क्षेत्र किस हद तक विकसित हुआ है। जब तक आपका क्षेत्र आवश्यकताओं को पूरा करता है, आपको मूल विस्तार की इच्छाशक्ति से बैरन की उपाधि और उपलब्धि प्राप्त होगी। एक बार जब आपका क्षेत्र और अधिक विकसित हो जाता है, तो इच्छाशक्ति आपको विस्काउंट, अर्ल, ड्यूक आदि की उपाधि प्रदान करेगी। आपको लग सकता है कि अगर आपको उपाधि केवल वसीयत के जरिए मिली है, तो आपकी उपाधि का कोई महत्व नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। उपाधियां अचीवमेंट शॉप में विशेष अनुभागों को अनलॉक करती हैं। ये सुविधा आपके वॉर रूम के चौथे स्तर पर पहुंचने पर अनलॉक होती है। एक बार अचीवमेंट शॉप अनलॉक हो जाने पर मेरी कही हुई बातों की आपकी समझ में जबरदस्त सुधार होगा। आप देखेंगे कि आप अचीवमेंट पॉइंट्स का उपयोग करके लगभग हर चीज खरीद सकते हैं, बशर्ते आप विशिष्ट उपाधियों के साथ अपनी इच्छित वस्तुओं को अनलॉक कर लें। आप श्राप और आशीर्वाद भी खरीद सकते हैं। इसलिए कई लोगों ने माना कि हेस्टा को आशीर्वाद मिला क्योंकि वह अपने परिवार में पहली ऐसी सदस्य थी जिनके पास एक पौराणिक प्राणी के शक्ति स्तर से भी अधिक शक्ति थी। उनके वंश ने सदियों से अनगिनत उपलब्धियां अर्जित की होंगी, या कुछ इसी तरह की बात सबने अनुमान लगाया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। क्राफ्ट विटन का स्पष्टीकरण अंततः समाप्त हुआ। सब कुछ ध्यान से सुनना थोड़ा कठिन था, लेकिन माइकल को खुशी थी कि उसने ऐसा किया। मेरे पास कितने अचीवमेंट पॉइंट्स हैं? यह विचार उसके मन में कौंधते ही उसने सोचा, क्या आप मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते हैं? मेरा मतलब है, सचमुच का पुनरुत्थान, केवल बुलावे के रूप में नहीं। माइकल ने पूछा। उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि डैनी की मृत्यु के बाद उसके माता पिता ऐसा करना चाहते थे या नहीं। उसके माता पिता ने उसे संदेश भेजा कि वे डैनी को वापस ला सकते हैं, इसलिए उपलब्धि अंकों का उपयोग करके ऐसा करना शायद उनकी इच्छा रही होगी। या यह एक मूर्खतापूर्ण विचार था? उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। क्या वे अपने उपलब्धि अंकों का उपयोग उस व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए करेंगे जिसे उन्होंने एक बार मरने के लिए छोड़ दिया था? पुनरुत्थान थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है मैंने किसी को अपने प्रेमी को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते सुना था, लेकिन वे उसे दिन के अंत में ही बुला पाए। पुनर्जीवित महिला उत्पत्ति क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन उसे जीवनदान मिल गया। लेकिन शायद पर्याप्त उपलब्धि अंकों के साथ एक सच्चा पुनरुत्थान संभव हो। लेकिन फिर अगर जिसे आप पुनर्जीवित करना चाहते हैं उसे पहले ही बुलाया जा चुका है, तो ये काम नहीं करेगा। किसी और ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, अपने पूर्वजों में से किसी एक को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया ताकि उनके गुप्त तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके पूर्वज को बहुत समय पहले कहीं और बुलाया जा चुका था। उनके पूर्वज की भी एक बुलावे के रूप में मृत्यु हो गई थी, जिससे दूसरा पुनरुत्थान लगभग असंभव हो गया। क्राफ्ट विटन ने कुछ ऐसी फाइलें दिखाते हुए कहा जिनके बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए था। माइकल ने गहरी सांस ली। डैनी को पुनर्जीवित न कर पाने से वह थोड़ा निराश था, लेकिन वास्तव में उसे इसकी उम्मीद थी। ऐसा नहीं था कि वह इतना भ्रमित था कि यह सोचता हो कि पूरा ब्रह्मांड उसके इर्द गिर्द घूमता है और उसकी इच्छा मात्र से सब कुछ उसके अनुसार हो जाएगा। यह अज्ञानतापूर्ण, आत्ममुग्धतापूर्ण और अहंकार का एक बिल्कुल नया स्तर होगा। फाइलें आपकी ज्यादा मदद नहीं करेगी, और मुझे यकीन नहीं है कि आप ये चाहेंगे कि लोगों को पता चले कि आप युद्ध महारानी के भाई हैं। उच्च समाज के कई सदस्य उनके कार्यों और अज्ञानता के कारण उनसे नफरत करते थे। अगर मैं संस्थापक को आपके लिए फाइलें अनलॉक करने का विशेष अनुरोध भेजूं, तो आपको कुछ अवांछित ध्यान मिल सकता है, क्राफ्ट विटन ने खुलासा किया, जिससे माइकल को काफी सोचने को मिला। क्राफ्ट विटन ने माइकल को उसकी बहन के बारे में बहुत कुछ बताया था, इसलिए माइकल को आश्चर्य हुआ कि हेस्टा के बारे में फाइलों में और क्या लिखा हो सकता है। हालांकि टेकोर के खिलाफ डिसेंडेंट्स से लड़ने से पहले बैटल एक्सचेंज में डिसेंडेंट्स से लड़ने के कारण अब बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करना शायद सबसे अच्छा निर्णय नहीं होगा। अंतरायामी ध्वज युद्ध ने पहले ही उसे सुर्खियों में ला दिया था। मुझे थोड़ा सोचने दो, शायद झंडा युद्ध समाप्त होने के बाद मैं फाइलों का अनुरोध करूंगा, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। क्राफ्ट विटन ने सिर हिलाया। तो फिर ये रहे आपके समनिंग स्क्रॉल। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं लाइब्रेरी में मिलूंगा। मुझे कुछ किताबें मिली जिनमें मेरी दिलचस्पी है। जैसे ही उसने ये कहा, क्राफ्ट विटन के सामने सैकड़ों हजारों की संख्या में समनिंग स्क्रॉल प्रकट हो गए। उन्होंने माइकल के कमरे को पूरी तरह से भर दिया।
हालांकि क्राफ्ट-विटन से मिली खबर से उसका ध्यान भटक गया था, फिर भी माइकल ने अपने कमरे में भरे हुए समनिंग स्क्रॉल के ढेर पर एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्राफ्ट-विटन पहले ही पुस्तकालय में वापस जा चुका था, जिससे माइकल अपने विचारों और समनिंग स्क्रॉल के साथ अकेला रह गया था। माइकल ने निष्कर्षण प्रक्रिया को थोड़ा तेज करने के लिए एक्सट्रैक्शन पर एनहांसमेंट का उपयोग किया। इसके बाद माइकल ने 684-650 समनिंग स्क्रॉल में से जितने हो सके उतने समनिंग स्क्रॉल फ्रेगमेंट निकालने पर केंद्रित एक मजेदार रात शुरू की। अगली सुबह माइकल थका हुआ था लेकिन अपने काम के परिणाम से संतुष्ट था। 684-650 साधारण समनिंग स्क्रॉल कुल 1026-975 समनिंग स्क्रॉल टुकड़ों में परिवर्तित हो गए, यानी प्रति समनिंग स्क्रॉल औसतन ठीक 1.5 टुकड़े। इससे माइकल के इस सिद्धांत की पुष्टि हुई कि खरीदे गए स्क्रॉल से उसे स्वयं द्वारा शिकार किए गए राक्षसों के समनिंग स्क्रॉल की तुलना में कम समनिंग स्क्रॉल फ्रेगमेंट प्राप्त होते हैं। शायद यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्क्रॉल कितने समय से रखे हुए हैं। कुछ स्क्रॉल तो बिना एक भी टुकड़ा दिए ही चूर चूर हो गए, जबकि अन्य समनिंग स्क्रॉल से मुझे 3 टुकड़े मिले। माइकल ने सोचा। बेशक यह महज उसका एक सिद्धांत था, बिना और प्रयोगों के वह इस बात को पक्के तौर पर नहीं कह सकता था, लेकिन अभी के लिए यह इंतजार कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास 10 लाख से ज्यादा समनिंग स्क्रॉल फ्रेगमेंट्स मौजूद थे। माइकल एक पल के लिए हिचकिचाया। 10 लाख टुकड़ों का मतलब था कि वह एक और पौराणिक समनिंग स्क्रॉल बना सकता था, लेकिन अगर वह एक पौराणिक समनिंग स्क्रॉल बनाता तो वह केवल 2 पौराणिक समनिंग स्क्रॉल को ही जोड़ सकता था। यह वैद्य को भुगतान करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। चिकित्सक इंतजार नहीं करेगा और मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। मैं बाद में और समनिंग स्क्रॉल और फ्रेगमेंट्स इकट्ठा करके एक लेजेंडरी समनिंग स्क्रॉल बना सकता हूं। उसने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की। उसे पूरा यकीन था कि फ्रेडरिक की भलाई अभी दूसरा लेजेंडरी स्क्रॉल बनाने से कई गुना ज्यादा जरूरी है। लेजेंडरी स्क्रॉल बनाने को कुछ महीनों के लिए टाला जा सकता था, जिससे कोई नुकसान नहीं होता, जबकि सबसे बुरी स्थिति में लेजेंडरी स्क्रॉल बनाने से फ्रेडरिक की मृत्यु हो जाती। सभी बातों पर विचार करने के बाद माइकल ने कुल 102 मिथिक समनिंग स्क्रॉल बनाए। यह उसकी तय की गई राशि से दोगुना था, लगभग $2 अरब में 102 मिथिक समनिंग स्क्रॉल। क्या यह इसके लायक है? शायद नहीं, लेकिन मुझे संदेह है कि बहुत से लोग मिथिक स्क्रॉल इतनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जितना मैं कर सकता हूं। जहां तक लेजेंडरी स्क्रॉल की बात है, उनके लिए $2 अरब देना तो एक बहुत ही सस्ता सौदा होगा। माइकल ने अपने कमरे से निकलने से पहले स्क्रॉल को अपने वॉर रूम के स्टोरेज में रखते हुए अपनी बात समाप्त की। माइकल पुस्तकालय की ओर गया जहां उसे क्राफ्ट-विटन मिला, जो युवा अवेकेंट को इतनी जल्दी फिर से देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सुप्रभात श्री विटन, मैं कल आपसे एक छोटी सी मदद मांगना भूल गया था। माइकल ने अपने सिर के पीछे खुजली करते हुए उम्मीद जताई कि क्राफ्ट-विटन उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ठीक है, मेरे पास ये हैं, और इन्हें सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी ले जाना होगा। ये होली सन गिल्ड के एक वैद्य के लिए भुगतान है। माइकल ने अपने वॉर रूम से कुल 50 मिथिक स्क्रॉल निकालते हुए कहा। क्राफ्ट-विटन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि उसके सामने कई मिथिक स्क्रॉल प्रकट हो गए हैं। उसने देखा था कि वंशज मिथिक स्क्रॉल का लेन देन करते थे, और कभी-कभी इनकी संख्या माइकल द्वारा एक बार में प्राप्त की गई संख्या से भी अधिक होती थी। लेकिन माइकल को और अधिक विषयों की आवश्यकता थी। वह दर्जनों 2 स्टार समन को बुलाने के अवसर को क्यों छोड़ेगा, जिसमें कई 3 स्टार समन प्राप्त करने की उच्च संभावना थी, और यहां तक कि 4 स्टार समन प्राप्त करने की भी संभावना थी। बूढ़े व्यक्ति का मन हुआ कि वह माइकल से पूछे कि क्या वह किसी मुसीबत में है, लेकिन माइकल की आंखों की स्पष्ट चमक ये बताने के लिए काफी थी कि ऐसा नहीं था। पता नहीं आपको पता चला या नहीं, लेकिन कोल्बेनहाइम परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मेरे दोस्त फ्रेडरिक को मामूली श्राप और कई चोटें लगी हैं। मैं नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो जाए, और उसके पिता की आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वे फ्रेडरिक की चोटों और मामूली श्राप का इलाज करने के लिए किसी अनुभवी वैद्य को बुला सकें। इसलिए मैंने होली सन गिल्ड से एक वैद्य को बुलाया है। वैद्य ने इतनी फीस मांगी है क्योंकि फ्रेडरिक की हालत उम्मीद से ज्यादा खराब लग रही है। क्राफ्ट-विटन के चेहरे के भाव देखकर माइकल ने शांत भाव से समझाया। बूढ़े आदमी के मन में क्या विचार था ये स्पष्ट था, लेकिन माइकल ने अपना निर्णय पहले ही ले लिया था। तुमने किसी गिल्ड से वैद्य को काम पर रखा। वे घमंडी हैं और खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त के बारे में तुमने जो कहा वह सच है,
तो तुम्हें इतना भुगतान करना ही पड़ेगा। क्राफ्ट विटन ने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहा, तुम जानते हो कि तुम सच में एक अच्छे दोस्त हो, है ना? बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, तुम्हें पता है। माइकल केवल अपने कंधे उचका सका। उसे अचानक मिली इन तारीफों की उम्मीद नहीं थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। मैं बस उसकी थोड़ी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। शारीरिक चोटों और छोटे अभिशाप के बिना भी फ्रेडरिक के लिए जीवन काफी कठिन होगा। मैं यह नहीं जानना चाहता था कि अगर युद्ध के घाव उसे भविष्य में अपने कंधों पर उठाने वाली अन्य सभी परेशानियों के साथ साथ सताते रहे तो उसका क्या हाल होगा। ठीक है, मैं मिथिक स्क्रॉल्स तुरंत मुख्यालय भेज देता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारा वो हीलर उन्हें तुरंत ले सकता है। बस उस लालची को संदेश भेज दो, सब ठीक हो जाएगा। क्राफ्ट विटन ने अपने बगल में एक रूनिक गेट प्रकट करने से ठीक पहले कहा। उसने हाथ हिलाकर मिथिक स्क्रॉल्स को इकट्ठा किया और रूनिक गेट में गायब हो गया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। माइकल ने गहरी सांस ली और एलिस के साथ अपनी चैट पर क्लिक करने के लिए स्टारनेट मैसेंजर खोला। माइकल फैंग हीलर अकादमी में बार्थोलोम्यू शॉप से अपने मिथिक स्क्रॉल प्राप्त कर सकती है। एलिस जेनोविया भयंकर सुंदरता, आपने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से 20 मिथिक स्क्रॉल एकत्र कर लिए। बाकी स्क्रॉल एकत्र करने के लिए ज्यादा मेहनत मत करो। अपनी सेहत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखो। एलिस का संदेश पढ़कर माइकल मुस्कुराया। माइकल फैंग, मुझे सब कुछ मिल गया है। सभी 50 मिथिक स्क्रॉल। हाँ हाँ। संदेश पूरा करके भेजने के बाद माइकल कुछ सोचने लगा। उसने एलिस के साथ अपनी चैट देखी और टाइप करना जारी रखने से पहले अपने होंठ भींच लिए। माइकल फैंग, दरअसल मुझे 52 मिथिक स्क्रॉल मिले हैं। क्या आप उनमें से 2 खरीदना चाहेंगे? या इससे भी बेहतर, मिथिक स्क्रॉल को साधारण समनिंग स्क्रॉल से बदलना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ाकर अपनी आत्मा शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे एक प्रशिक्षक और योद्धा ज्ञानवर्धक औषधि भी मिली है जिससे मैं अपने ताराहीन समन को तेजी से बढ़ा सकूं। अगर आपको मिथिक स्क्रॉल चाहिए तो मैं आभारी रहूंगा अगर आप उन्हें साधारण स्क्रॉल से बदल लें। अगर मैं एलिस के साथ स्क्रॉल का व्यापार शुरू कर दूं, तो मैं 1 साल के भीतर बड़ी मात्रा में मिथिक स्क्रॉल का उत्पादन कर पाऊंगा और शायद कुछ और लेजेंडरी स्क्रॉल भी बना पाऊंगा। जब तक वह मुझे पर्याप्त साधारण स्क्रॉल देती रहेगी जिन्हें मैं निकालकर और टुकड़ों को मिलाकर मिथिक स्क्रॉल में बदल सकूं, तब तक मैं एक छोटा सा अनंत चक्र बना पाऊंगा जिससे मैं और अधिक पैसा कमा सकूं और अधिक शक्तिशाली समन बुला सकूं। जब तक एक मिथिक स्क्रॉल 10,000 साधारण स्क्रॉल के बराबर था, माइकल को हर साधारण स्क्रॉल पर औसतन 1.5 फ्रैगमेंट प्राप्त करके लाभ होना चाहिए था। वर्तमान में 10,000 स्क्रॉल की कीमत $35,000 थी। कुछ लॉर्ड्स के लिए यह मिथिक समनिंग स्क्रॉल खरीदने की उनकी क्षमता से अधिक हो सकता है, लेकिन एलिस जैसे स्तर के व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं था। एलिस के स्तर की कोई व्यक्ति शायद बहुत अधिक भुगतान करेगी यदि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हर महीने एक निश्चित संख्या में मिथिक स्क्रॉल बेचता हो। एलिस जेनोविया भयंकर सुंदरता, रुको रुको रुको। तो तुमने इस कमीनी हीलर के लिए न सिर्फ 50 मिथिक स्क्रॉल हासिल किए, बल्कि 2 और भी। क्या तुम सुपीरियर टियर 2 डेथकस मधुमक्खियों के छत्ते में कूद गए थे या क्या? एलिस जेनोविया भयंकर सुंदरता, और आप मुझे मिथिक स्क्रॉल क्यों बेचना चाहते हैं? मेरा मतलब है, मैं समझती हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। क्या आप वाकई अपने बचे हुए आखिरी 2 मिथिक स्क्रॉल मुझसे बदलना चाहते हैं? बेशक मैं अच्छी कीमत दूंगी, लेकिन एलिस ने इसके बाद कुछ नहीं लिखा। वह बस चुप हो गई, जिससे माइकल को ये सोचने का मौका मिल गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। इससे माइकल थोड़ा उलझन में तो पड़ गया, लेकिन वह बस मुस्कुरा सका। एलिस से झूठ बोलने की बात याद आते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह वास्तव में समनिंग स्क्रॉल्स से उन्हें फंसाना नहीं चाहता था। माइकल का बस इतना ही मकसद था कि उसे और स्क्रॉल्स मिलें, जिनसे वह और मिथिक स्क्रॉल्स बना सके और फिर उन्हें समनिंग स्क्रॉल्स के बदले में बदल सके। दुर्भाग्यवश उसे यह बताना मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि इससे उसकी शक्ति के कुछ अंश प्रकट हो जाते, एक ऐसी शक्ति जिसे हर कोई पाना चाहता था। लेकिन माइकल उससे सीधे झूठ नहीं बोल सका, इसलिए उसने एक छोटा सा संदेश जोड़ दिया। माइकल फैंग, मैं अपने मिथिक स्क्रॉल्स का आपसे आदान प्रदान करना चाहता हूँ। बस इतना जान लो कि मैं किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करूंगा। मेरे पास एक योजना है। मैं बिना पूरी तैयारी के आपके स्क्रॉल्स का इस्तेमाल हजारों स्टालेस समन्स को बुलाने के लिए अंधाधुंध नहीं करूंगा। एलिस जेनोविया भयंकर सुंदरता, ठीक है। मैं आपको बाद में एक प्रस्ताव भेजूंगी और आप उस पर विचार कर सकते हैं। अभी के लिए आपको बैटल एक्सचेंज पर ध्यान देना चाहिए।
मैंने सुना है कि आपने अभी तक किसी को चुनौती नहीं दी है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप आगे बढ़ें? टोकन धारकों को चुनौती देकर प्राप्त व्यावहारिक अनुभव उन्हें केवल देखने से कहीं अधिक आपकी मदद करेगा। आप उनके खिलाफ जीवन मरण की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कोई नहीं मरेगा, इसलिए चिंता न करें और जितना हो सके सीखने के लिए शक्तिशाली टोकन धारकों के खिलाफ कुछ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करें। फिर अपना खुद का टोकन प्राप्त करें। यही मेरा आदेश है एक शिक्षक के रूप में। शांत हो जाओ, मेरे पास एक योजना है, शिक्षक, माइकल ने मुस्कुराते हुए बातचीत समाप्त करते हुए धीरे से कहा। अब जबकि कित्सुन लॉर्ड पर काबू पा लिया गया था और युद्ध धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ रहा था, तो एक काम करने का समय आ गया था, प्रशिक्षण। किसी से लड़ने से पहले अभी भी कई दिन बाकी थे और माइकल जल्दबाजी करने के मूड में नहीं था। देखा जाए तो वह वर्तमान स्थिति से काफी खुश था। यह सुखद था और इससे कई संभावनाएं खुल गई थीं। इससे वह खुश हो गया। धिक्कार है।